नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर वर्मा है और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं माइंड के एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन की, दैट इज जनरेटिंग आइडिया। हम सबको ये बहुत कॉमन सा शब्द दिन में हम कई बार इसको यूज़ करते हैं। आइडिया आ गया, एक आइडिया दूं मैं तुम्हें, मेरा आइडिया काम आ गया। ऐसे हम लोग बहुत कॉमनली इस शब्द को यूज़ करते हैं, आइडिया को। लेकिन मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि आइडिया जनरेशन इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। आपके माइंड में एक लॉजिकल सीक्वेंस के साथ आइडियाज जनरेट होते हैं। जो हम रैंडमली देखते हैं, आइडिया जो हमारे दिमाग में आता है, उसके पीछे एक स्टोरी है, कहानी है। और आज हम उसी कहानी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे इस प्रेजेंटेशन में कि हम आइडिया जनरेशन को कैसे मेथोडिकल ढंग से निकाल सकें, किस तरह से हम मेथोडिकल ढंग से आइडिया को जनरेट कर सकते हैं। देखिए, जो आइडिया जनरेशन है वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस में क्या होता है कि आपकी एक नॉलेज का स्टोर आपका माइंड है। आपके एक्सपीरियंसेस से, आपकी लर्निंग से, आपकी टीचिंग से आपने एक माइंड में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन भर रखी है। जब बच्चा पैदा होता है तब से उसके दिमाग में स्टोरेज होने लगती है इंफॉर्मेशन की। वो कुछ बोल नहीं सकता है, वो ज़्यादा देख नहीं सकता है, लेकिन जितने भी इनपुट्स उसको मिल रहे हैं उससे उसकी माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर होना शुरू हो जाती है। और जब हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डील करते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन काम आती है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। तो आपकी नॉलेज, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी अपनी एक इंसाइट जो डेवलप होती है वो आइडिया को जनरेट करती है। थोड़ी देर बात करते हैं इसके रिवर्स की। मान लीजिए आप एक ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां एजुकेशन नहीं है, या नामो निशान नहीं है, और बहुत ज़्यादा लोगों से आपका मिलना जुलना नहीं है, एक आइसोलेटेड सी, निर्जन सी जगह है। वहाँ पर आपको हवा चाहिए, तो आप यही सोचेंगे कि किसी तरह से पेड़ पत्तियाँ हिलने लगें और हवा लगने लगे। वही व्यक्ति जब किसी ऐसी जगह पर रहता है, बसी हुई बस्ती में रहता है जहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी का आगमन हो चुका है, तब वो हवा के लिए पंखे की सोचता है या फिर एसी की सोचता है। ये जो आप हाथ वाला पंखा देखते हैं, जिससे कि जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और हम रूफ वाले फैन से, एसी या कूलर्स का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो किसी के दिमाग में ये चीज़ आई होगी कि अगर हम इस तरह से कोई सॉलिड सी चीज़ हिलाएंगे, कोई कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट हिलाएंगे जो हवा निकाल सके, तो उसने शायद उसके दिमाग में पत्तों का हिलना रहा होगा और पत्तों के हिलने से उसने इस पंखे का आविष्कार किया होगा। इसी पंखे के आविष्कार से जब इलेक्ट्रिसिटी आई होगी तो उसको हाथ के बजाय मोटर से चलाने का आइडिया आया होगा, और फिर वो कूलर और फिर वो एसी। तो यानी एक आइडिया से बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट होते गए। जो आज के हमारी जो ह्यूमन रेस है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन माना जाता है, दैट इज़ इन्वेंशन ऑफ व्हील। और उस व्हील को भी किसी ने एक आइडिया से जनरेट किया होगा, फायर, दो पत्थर को रगड़ के आग उत्पन्न करना। तो क्या है कि ऐसे आइडियाज हम आदिकाल से निकालते आए हैं। और अगर आप स्क्रिप्चर्स पढ़ें पुराने, तो आपको बहुत अमेजिंग चीज़ें दिखाई पड़ेंगी कि तब भी लोगों ने बिना एजुकेशन के भी बहुत सारे आइडियाज निकाले थे। अब ग्रेट आइडियाज आते कहाँ से हैं? लोगों के यहाँ हैवी पेड थिंक टैंक्स होते हैं, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते उतनी तनख्वाह उनको मिलती है। बट ज़रूरी नहीं है कि वही लोग अच्छे आइडिया दे पाएँ। अच्छा आइडिया कोई भी दे सकता है जिसने इंफॉर्मेशन को ठीक से प्रोसेस किया हो, जिसका थॉट प्रोसेस क्लियर हो, जिसमें ज़्यादा ब्लॉकेजेस ना हो, जिसकी मेंटल थिंकिंग कंडीशन ना हो, वो आइडियाज़ दे सकता है। बेसिकली आज इस सेशन में हम आपसे 3 टेक्निक्स की बात करेंगे और तीनों बहुत साइंटिफिक टेक्निक्स हैं। फर्स्ट इज फोकस ग्रुप टेक्निक,
second is brainstorming technique, and the third is problem inventory analysis. तीनों they sound very technical, but as I decode them आपको वो आसान लगने लगेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं फोकस ग्रुप की. फोकस ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि जो विचार लोग कर रहे हैं वो एक किसी समस्या पे विचार कर रहे हैं. मसलन एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग हैं जो चुनाव के 6 महीने पहले बैठे हैं आपस में, और 10, 12, 15 लोग हैं जिनको पॉलिटिक्स की अच्छी समझ है, जिनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज की अच्छी समझ है, जिनको अपने नेताओं की अच्छी समझ है, जिन्हें अपनी पॉलिसीज की अच्छी समझ है. वो लोग सब लोग बैठते हैं और इस पे विचार करते हैं कि चुनाव कैसे जीते जा सकते हैं. तो ये फोकस ग्रुप है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फील्ड्स के लोग हैं और उसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में सोच रहे हैं. 10-12 लोग इसलिए हैं कि वो अलग अलग रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हो सकता है वो एक ही रीजन के हों. अगर वो असेंबली इलेक्शन है मान लीजिए यूपी का, तो वो यूपी के ही लोग हैं. तो दे ऑल सिट टुगेदर एंड चॉक आउट. और इन 12 लोग के डिस्कशन में एक मॉडरेटर होता है जो हर एक के विचार को दिशा देता रहता है. यानी कभी कभी होता है कि बात करते करते लोग थोड़ा सा भटक जाते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करने लगते हैं. तो एक मॉडरेटर का होना आवश्यक है जो कि उनको वापस ट्रैक पे ले आता है. यानी उनका फोकस हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि तभी हम कम समय में बेहतर आउटपुट निकाल सकते हैं. फोकस ग्रुप के बाद मैं चाह रहा था कि इसमें थोड़े से हम आपको नंबर ऑफ स्टॉप फोकस ग्रुप कई तरह के हो सकते हैं. अब मैं आपको बताऊंगा कि फोकस ग्रुप कितने तरह के हो सकते हैं. सबसे पहले मिनी फोकस ग्रुप की बात करें, यानी 6 से 10-12 लोग जो बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, तो वो मिनी फोकस ग्रुप हो गया. इसमें फ़ायदा ये है कि चांसेस ऑफ डाइवर्जन कम हो जाती हैं, क्योंकि 6 से 12 लोग हैं, कंट्रोल्ड ऑडियंस है और वो सारे एक तरह की चीज़ें सोच सकते हैं. लेकिन इस ग्रुप को अगर बढ़ाना है तो आप हो सकता है बियॉन्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन भी जाएं. आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंपनीज में मीटिंग्स होती हैं, वीडियो चैटिंग होती है, स्काइप पे डिस्कशंस होते हैं. तो वो आपका ऑनलाइन फोकस ग्रुप हो गया. कॉस्ट सेविंग होती है इसमें, और आप ज़्यादा लोगों के साथ एक साथ बात कर सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर के बिना. पहले अक्सर मीटिंग्स हुआ करती थी जहाँ पे हर रीजन के लोग एक साथ आया करते थे, तो उनकी ट्रैवल कॉस्ट होती थी, उनकी स्टे कॉस्ट होती थी. लेकिन अब आप एक जगह पे बैठ के 20 लोकेशन से एक साथ बात कर सकते हैं. तो ये हो गए ऑनलाइन फोकस ग्रुप. नेक्स्ट इज टू वे फोकस ग्रुप, यानी हम दोनों स्ट्रैटेजीज पे 2 ग्रुप में डिवाइड होकर बात कर सकते हैं. यानी एक फोकस ग्रुप बात कर रहा है कि इलेक्शन कैसे जीता जाए, और दूसरा ग्रुप बात कर रहा है कि अपोजिशन पार्टीज को इलेक्शन कैसे हराया जाए. दोनों का उद्देश्य एक है, लेकिन दोनों अलग अलग टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, लेकिन दे कैन कन्वर्ज इनटू द सेम आफ्टर अ डिस्कशन. जब उनका दोनों का एक निष्कर्ष निकल आएगा तो दोनों को मिला के हम बेहतर स्ट्रेटेजी बना पाएंगे. डुअल मॉडरेटर फोकस ग्रुप. डुअल मॉडरेटर फोकस ग्रुप में आपके 2 मॉडरेटर हो सकते हैं. एक वो जो ग्रुप को मॉडरेट करता है, और दूसरा वो जो नोट्स लेता रहता है, थोड़ा थोड़ा करेक्ट करके वो नोट्स लेता रहता है, यानी मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिकॉर्ड करता रहता है. और एक और हो सकता है यहाँ पे जहाँ पर आपको क्लाइंट पार्टिसिपेंट फोकस ग्रुप, यानी आपने जिसको सेवा देनी है उसको. अब जैसे मान लीजिए मैंने चूंकि पॉलिटिकल पार्टी का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो हम उसी की बात करते हैं. एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक एजेंसी को हायर किया कि उनकी कैंपेन कर दे. तो उस एजेंसी के लोगों ने एक फोकस ग्रुप मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में उन्होंने उस पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को भी बुलाया कि उसके सामने ये डिस्कशन हो जाए, सो दैट अगर हम कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाए जो उसके लिए पॉसिबल ना हो करना, तो वो वहीं उसको निगेट कर सके, मना कर सके. तो देन इट इज़ क्लाइंट पार्टिसिपेंट फोकस ग्रुप. इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग पे. ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये है
कि आप माइंड को थोड़ा सा फ्रीडम दे दें और एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ज़्यादा समय लेके 10, 12, 15 लोग डिस्कस करें और उस समय आप इनको फोकस मत करिए, इनको फ्रीली बोलने दीजिए। जैसे जैसे माइंड फ्री होता है उसमें आइडियाज़ का फ्लो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा होने में यहाँ पे चूंकि क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको क्वालिटी निकालनी पड़ेगी, पर चांसेस ये हैं कि काफ़ी सारे आइडियाज़ आ सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में। ऐसा माना गया है और ऐसा देखा भी गया है। हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में कभी ना कभी ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशंस होते हैं जहां लोग फ्रीली बोलते हैं और उस बोलने के बीच में से आपको छानना पड़ता है अपने मतलब की इन्फॉर्मेशन और ऐसे में निकल भी आती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के भी विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी लोग घेरे में बैठ गए और बारी बारी से अपनी बात बोलते हैं। उसके बाद एक होती है रोल स्टॉर्मिंग, यानी हम डिवाइड कर देते हैं रोल कि आप कॉस्ट पे बोलेंगे, आप डिस्ट्रीब्यूशन पे बोलेंगे, आप प्रोडक्शन पे बोलेंगे। ऐसे आप रोल डिवाइड कर देते हैं और वो व्यक्ति केवल कॉस्ट पे ही अपनी बेबाक और खुली राय देता है या कोई व्यक्ति केवल प्रोडक्शन पे अपनी खुली और बेबाक राय देता है। ऐसे आप रोल डिमार्केट कर देते हैं। रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि हम फिर से पॉलिटिकल पार्टी का एग्जांपल लेते हैं कि आप एक ए पार्टी है और एक बी पार्टी है। अब ए पार्टी वाले डिसाइड करना चाहते हैं कि हम कैसे इलेक्शन जीते हैं, उस पर वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। तो वो क्या टॉपिक कर देते हैं कि बी पार्टी को जिताने के बारे में बात करिए, यानी ठीक उल्टा कर देते हैं। अब क्या होता है कि बी पार्टी को जिताने के जितने थॉट्स आते हैं उनसे लड़ के आप ए पार्टी को जिता सकते हैं, यानी यू सी द पॉसिबिलिटी ऑफ द बी पार्टी विनिंग एंड देन वर्क ऑन निगेटिंग दोज पॉसिबिलिटीज सो दैट यू कैन विन। मसलन ए पार्टी बी पार्टी को जिताने, बी पार्टी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कास्ट इक्वेशन, बी पार्टी हैज अ वेरी गुड कनेक्ट विद द माइनॉरिटीज, बी पार्टी हैज लॉट ऑफ मनी। अब ये 3 रीजन है जिससे बी पार्टी जीत सकती है। तो ए पार्टी को ये चीज़ें पता चलती हैं, उभर के आती हैं ए पार्टी के सामने जो बी पार्टी की स्ट्रेंथ है। अब ए पार्टी को क्या करना चाहिए? इन तीनों स्ट्रेंथ को निगेट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह से रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। ब्रेन नेटिंग ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसमें कि आप अपने आइडियाज़ को किसी तरह के स्टोरेज में रख देते हैं, यानी आप ईमेल करके रख देते हैं, आप मैसेज करके रख सकते हैं, आप क्लाउड में सेव कर देते हैं। क्योंकि देखिए आइडियाज़ आपको कभी भी आ सकते हैं और आपको एक प्रॉब्लम बता दी गई, ये प्रॉब्लम है, और हम अगले दिन या 2 दिन बाद फिर उस प्रॉब्लम को बैठ के डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके पास 48 घंटे का समय है। 48 घंटे में आप ज़रूरी नहीं कि हर वक्त उस प्रॉब्लम के बारे में सोचें, पर चूंकि आपके दिमाग में वो प्रॉब्लम है तो कोई इंसाइट देख के, कोई डिस्कशन सुन के, कोई चीज़ पढ़ के आपको उसका एक सॉल्यूशन आइडिया आ सकता है। तो आपने उसको नेट पे रख दिया जिससे कि जब मीटिंग हो तो आप उसको निकाल सकें। नेक्स्ट मेथड इज स्टार बर्स्टिंग। स्टार बर्स्टिंग में क्या होता है कि आप एक प्रपोजल को एवेल्युएट करते हैं और उसकी निटी-ग्रिटीज़ को, यानी उसके कम बेसी जो भी उसमें प्रॉब्लम्स हैं या नहीं हैं, उनको बर्स्ट करने की कोशिश करते हैं। इन द सेंस कि जो उसके नेगेटिव्स हैं उनको आप एक तरह से बहुत ही क्रिटिकल होके उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आगे कभी कोई स्कोप ना रह जाए किसी भी चीज़ का। कुछ क्रिटिकल लोग होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको ये काम दिया जाता है कि आपका काम ही है कि आप हर तरह के बलून को पंचर करें। अगर उनके पंचर के बाद भी कोई बलून बच जाता है, समझिए कि वो आइडिया बहुत स्ट्रांग है, वो डिफीट नहीं हो सकता। और फाइनली माइंड मैपिंग, ये एक टेक्निक है माइंड मैपिंग की जो कि एजुकेशन लाइन में बहुत यूज़ होती है। माइंड मैपिंग का मतलब ये हुआ कि आपके जो आइडियाज़ आ रहे हैं उनको आप एक कलेक्ट करते जाएं। वो एक प्रोसेस होता है कि आपका पहला आइडिया, फिर दूसरा आइडिया, फिर तीसरा आइडिया, और ईच आइडिया इज़ लीडिंग टू अनदर आइडिया। तो इस तरह से आइडियाज़ जोड़ते जाते हैं और एक तरह से एक मैप तैयार हो जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉब्लम रीचिंग टू द सॉल्यूशन। तो ये माइंड मैपिंग प्रोसेस कहलाता है। जो हमारा तीसरा है
हमने दो की बात की अभी आपसे, और जो हमारा तीसरा है, फर्स्ट वाज वी टॉक्ड अबाउट फोकस ग्रुप, सेकंड वी टॉक्ड अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग, एंड फाइनली वील टॉक अबाउट प्रॉब्लम इन्वेंट्री एनालिसिस। इन प्रॉब्लम इन्वेंट्री एनालिसिस क्या होता है कि जब कोई प्रोडक्ट अपनी लाइफ जी चुका होता है और उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस दिखने लगते हैं, यानी जब एक एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन महसूस करता है कि अब इसका प्रोडक्ट जो है सैचुरेशन लेवल पे आ गया, यानी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। अब नए प्रोडक्ट में क्या हो, कितना वो रिटेन करे पुराने प्रोडक्ट का, कितना वो नई चीज़ लाए, उसको एक डिस्कशन चाहिए, उसको एक आइडिया चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट होती है उसकी एक इन्वेंट्री तैयार करते हैं। इन्वेंट्री मतलब उसके जो प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनकी बात करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बात करें, थम्स अप की बात करें और 300 ml प्रोडक्ट की बात करें। अब मेरे पास उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, टेस्ट, स्वीटनेस, फिज, साइज, नेगेटिव फैक्टर्स भी, हेल्थ के लिए कैसा है, एज ग्रुप में कहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। तो आप ऐसे 15, 20, 25 पैरामीटर्स बनाते हैं और उनके एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखने में तो वो 300 ml की कोल्ड ड्रिंक है जो कि आदमी खरीदता पी जाता है, लेकिन उसकी लंबी चौड़ी इन्वेंट्री हो सकती है। नॉट ओनली फिजिकल इन्वेंट्री, यू कैन टॉक अबाउट दी सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑल्सो, प्राइस ऑल्सो। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को हम एनालाइज करते हैं और हर फैक्टर में हम कस्टमर्स की राय जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, अपने टीम के मेंबर्स की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की। तो इन सब की जब राय आती है तो क्या होता है कि एक आइडिया, जो आपको एक आइडिया दिखता है, वो कई टुकड़ों में तोड़ा जाता है और हर टुकड़े को एनालाइज किया जाता है, मोटे मोटे शब्दों में बोले तो। और उस एनालिसिस में समझ में आता है कि कौन सा टुकड़ा हो सकता है कि वीक लिंक बना हो सकता है। जैसे इमेज किसी प्रोडक्ट की, कोल्ड ड्रिंक की ही बात करें, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बट तो जो मेन कोला प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, उनमें से किसी एक में ये शिकायत आ सकती है कि इट इज़ वेरी स्वीट। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जिनके फैमिली में डायबिटीज़ है या जिनको मीठा पसंद नहीं है, वो उसको इस वजह से नहीं पीते हैं कि वो मीठी ज़्यादा है। लेकिन 70% या 80% ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो मीठे की वजह से ही पीते हो। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप उसके छोटे छोटे पार्ट्स को एनालाइज करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम इन्वेंट्री एनालिसिस। और क्या होता है कि जब आप 2-4 वीकनेस देख लेते हैं तब आप नया प्रोडक्ट जनरेट करते हैं। मैं आपको, चूंकि कोल्ड ड्रिंक्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करता हूँ। 77 में बहुत सारी इंडियन कोल्ड ड्रिंक्स आई। उसके बाद जब कोक वापस आ गया, तब क्या हुआ कि पेप्सी को, जो उनका मेन कॉम्पिटिटर था, उन्हें किसी तरह से बांधना था। पेप्सी हैड मेड अप अ गुड मार्केट फॉर इटसेल्फ। तो कोक ने क्या किया कि पेप्सी की सारी बॉटल्स मार्केट से गायब करा दी। नाउ यू कैन इमेजिन, जो यूज्ड बॉटल होती थी, जो लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं वापस करते थे, वो बॉटल्स चुपचाप कोक ने खरीदनी शुरू कर दी। और जब कोक लॉन्च आने का टाइम आया तो पेप्सी के पास बॉटल्स नहीं थी, उनको पता ही नहीं चला कि ये काम हो गया। उसी समय पेप्सी ने एक नया आइडिया निकाला पेट बॉटल्स का, यानी प्लास्टिक बॉटल्स का। और वो प्लास्टिक बॉटल्स में आके उन्होंने मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की अलग अलग साइजेस में। तो ये आपने देखा कि एक प्रॉब्लम आई, उसके प्रॉब्लम का एक हिस्सा था कि उसकी बॉटल नहीं अवेलेबल थी, तो उन्होंने तुरंत उसको रिप्लेस करके पेट बॉटल निकाल दी। तो यही होता है कि आप जब प्रॉब्लम की इन्वेंट्री एनालिसिस करते हैं तो आपको कई ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं जो कि आपके लिए आपको ध्यान में रखनी चाहिए और आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं और नए आइडियाज़ देती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और आगे भी आप हमें सुनते रहेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।